हेलो फ्रेंड्स, आज आपके भारत के भूगोल का नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपके बैच में, जो कि हमारे पेपर 5 में पार्ट 2 में रखा गया है। वैसे अभी आपकी मोहित सर की क्लासेस चल रही हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल की। 2018 में नया जोड़ा गया विषय है भारत का भूगोल। पहले इस सब्जेक्ट को आप प्रीलिम्स में पढ़ते होंगे, लेकिन मेंस में अगर देखेंगे पिछले साल ही आपका नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं 2018 के ही जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे, उनको देख करके थोड़ा उनको लगा कि हमारे प्रीलिम्स से अलग भूगोल के जो प्रश्न हैं उनकी मुख्य परीक्षा में अपना अलग ही स्टैंडर्ड रहा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरी क्लास हमेशा मैं हर जितने भी हाई कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट रहते हैं उनको डाउन टू अर्थ में सिंप्लिसिटी में हमें कैसे करना है। 50 नंबर का दायरा है। क्यों और क्या, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारत के भूगोल के लिए। तो बहुत सारी आज चर्चाएं होंगी पहली क्लास में। सबसे पहले तो हम अपने सिलेबस को देखेंगे कि क्या सिलेबस रखा गया हमारे इस विषय के लिए। सेम वही सिलेबस है जो आपके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, लेकिन स्वरूप बदल जाता है भारत के संदर्भ में। अब मैं आपको इसकी सहूलियत के लिए इसको 3 भागों में बांटूंगा पढ़ाने के लिए। जो मेरे जो लेक्चर्स रहेंगे अभी इसमें ऑनलाइन में, वो 3 भागों में ही बटे होंगे। सबसे पहला पार्ट जो रखा गया आपके इस पेपर 5 के पार्ट 2 में, इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1 में हम रखेंगे। यह आपके विषय में नहीं दिया गया, मैं एक पढ़ने की सहूलियत के अनुसार आपको इसको 3 भागों में बांट रहा हूं। जो हमारा एक कॉम्पैक्ट सिलेबस दिया गया है, हम उसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला पार्ट जो है डायरेक्टली जो है, अगर आप ज्योग्राफी के अगर सेक्शन जो उच्च शिक्षा में देखेंगे, हायर एजुकेशन में एज ए ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट रहता है, या यूपीएससी में देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो सबसे मेजर पार्ट माने जाते हैं आइडियली एक सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे ज्योग्राफी में। तो हमारे भी सिलेबस में देखेंगे तो पहला पार्ट जो रखा गया हमारे इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर को लेकर के, वो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है वो। ठीक, यानी कि भौतिक भूगोल से जुड़े हुए आपके टॉपिक्स रहेंगे इसमें। किसी भी देश या हमारे पृथ्वी में अगर आप देखेंगे संसाधनों को, कुछ ऐसी भौतिक स्थलाकृतियां हैं जो एक नेचर के समय के अनुसार हमारे अलग अलग समय में, देश काल में या अलग अलग महाद्वीपों में आपकी बनी है। और इन रिलीफ फीचर्स के साथ साथ बहुत सारे कुछ आपके फिजिकल फीचर्स जो बहुत सारी दूसरे सांस्कृतिक या आर्थिक आयाम को प्रभावित करते हैं, जैसे आप जलवायु भी ले लीजिए। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे पहले क्या क्या चीज़ें हमारे देश की भौतिक स्थिति व विस्तार, इंडियाज जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंशन, यह हमारा पहला टॉपिक है आपके इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा इसमें रखा गया टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना, इंडियाज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम अपने भारत में जो एक रॉक सिस्टम यानी चट्टानें जो हमारे पूरे भारत की एक ठोस स्थिति में जो बनी हुई है, जो मिनरल्स का भी बहुत बड़ा स्रोत मानी जाती है, गोंडवाना शैल समूह हो गई, धारवाड़ शैल समूह हो गई, इन सब के बारे में हम ब्रीफली इसमें पढ़ेंगे। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बाद अगर हम देखेंगे इसमें जो तीसरा टॉपिक आपका जोड़ा गया है वो है फिजियोग्राफिक रीजन या भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश। भारत के अगर हम भूगोल को देखेंगे तो हमारे भारत के पूरे सांस्कृतिक जो डाइवर्सिटी जो हम देखते हैं भारत में, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ के क्लाइमेट को लेकर के, वहाँ के लोगों की रीति रिवाज, जो रहन सहन है, यहाँ तक कि बोली भाषा कम्युनिकेशन में भी आपको पर्याप्त
विविधता दिखेगी। जैसे जैसे भारत के आप जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी या गुजरात से आप अरुणाचल की ओर जाएंगे तो पर्याप्त आपको विविधता देखने के लिए मिलेगी। इन विविधताओं का अगर मूल हम देखेंगे, हमारे भारत का जो एक भौतिक रीजन बनता है, जो प्राकृतिक प्रदेश, जैसे मैं आपको बताऊं हिमालय प्रदेश हो गया हमारा, ठीक है, गंगा का मैदान हो गया, ठीक, गंगा के मैदान के बाद प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ का भी आपका भौतिक प्रदेश का शामिल किया जाता है, तटीय प्रदेश हो गए। ये हमारे भारत के आपके फिजियोग्राफिक रीजन या फिर प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल होते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है हमारे नेशन का क्लाइमेट यानी कि जलवायु की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, कोपेन ने तो हमारे भारत की जलवायु को कई वर्गों में बांटा भी है। अब विश्व के कई भूगोलवेत्ताओं ने केवल जलवायु के आधार पर अगर आप देखेंगे, भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। यानी उन्होंने कहा है कि भले ही ये एक एशिया महाद्वीप के अंतर्गत में आपका एक देश या दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है प्रांत, लेकिन स्वयं इसकी जलवायु विविधताओं के आधार पर हम अपने देश को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो भारत की जो जलवायु विशेषताएं हैं ये आपकी इसमें क्लाइमेट के अंतर्गत शामिल होंगी। अगला है भारत में अपवाह तंत्र, भारत के ड्रेनेज सिस्टम। आप सभी को पता होगा कि जल या फिर वाटर सस्पेंशन किसी भी नेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण भौतिक आधार है जो एक प्राकृतिक रूप से किसी भी देश को एक वरदान के रूप में मिलता है। और भारत इस दृष्टि से देखेंगे तो एक बहुत सौभाग्य हमारे देश के लिए कि प्राकृतिक रूप से हमारे भारत में विश्व के बड़े बड़े अपवाह तंत्रों का एक प्रसार हमारे यहाँ दिखाई देता है। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, आपके प्रायद्वीपीय पठार में देखेंगे तो आपके गोदावरी अपवाह तंत्र हो गया, कृष्णा, कावेरी। अब इसको दो भागों में बांट करके एक समान रूप से सिस्टमैटिकली पढ़ा जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले अपवाह तंत्र का हो गया और आपकी हिमालय तंत्र की अरब सागर में गिरने वाले या हिमालय तंत्र की हिमालय के तंत्र का एक सिस्टम हो गया, ठीक। तो ये सब पार्ट जो रहेंगे आपके ड्रेनेज सिस्टम में अपवाह तंत्र में शामिल होंगे। उसके बाद अगला अगर टॉपिक देखा जाए तो आपके जलवायु के आधार पे भारत में बनने वाले आपके वनस्पति व वन का महत्व या स्थिति। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारे भारत में है, पूरा जो हमारे भारत का एक इकोलॉजिकल सिस्टम जिस पे डिपेंड करता है, वो टॉपिक रखा गया आपके अगले उसमें वनस्पति व वन के महत्व में। इसमें भारत की आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। इसके बाद अगर अगली चीज़ हम देखेंगे जो भारत के महत्वपूर्ण इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखी गई है, वो है सॉइल सिस्टम, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। आज केवल टॉपिक्स को आप अपने दिमाग में सेट करिए। सीजी का अलग है, ये आपके भारत के संदर्भ में, और ये चीज़ें जो रहेंगी थोड़ी एक्सटेंडेड रहेंगी, क्योंकि प्रदेश स्तर का भूगोल जो रहता है एक प्रदेश में सीमित रहता है, लेकिन उस प्रदेश का भी जो भूगोल जिस देश के यानी कि महत्वपूर्ण बड़े भौतिक फीचर से प्रभावित हो रहा, उसके बारे में हम इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट रहेगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का, और आपको शब्दशः इन चीज़ों को आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद में अपने सिलेबस में जो दूसरा पार्ट इसमें शामिल किया गया है वो डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ है। अब एक देश में जो इन भौतिक विशेषताओं के साथ जो आपके एक प्राकृतिक रूप से स्थित है, ये वहाँ के मानव संसाधन को कैसे प्रभावित करती हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या एक मानवीय विशेषताएं हैं, उससे रिलेटेड हमारे इस इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट आता है, जिसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या मानवीय विशेषताएं, या इसको आप सेंसस से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंडियाज डेमोग्राफिक फीचर्स, भारत में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, पहला इसमें जो पार्ट जुड़ेगा आपकी भारतीय जनसंख्या हो गई।
उस जनसंख्या में अगर आप देखेंगे इसका घनत्व वितरण कैसा है, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है और भारत के संदर्भ में इस पेंडेमिक कोविड-19 के संदर्भ में कहा गया था कि भारत के लिए कोविड-19 जो है सबसे ज़्यादा इस देश को इफेक्ट कर सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा सेंसस है। कई ऐसे राज्यों में इतना ज़्यादा घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में, अगर आप वहाँ व्यक्तियों की संख्या देखेंगे तो औसत से बहुत ज़्यादा है। और चूंकि आपको पता है कि कोविड-19 का जो एक स्प्रेडिंग का जो एक आपका नेचर है, कम्युनिटी लेवल पे ये बढ़ता है। और अभी हम जो भारत की स्थिति देखेंगे कोविड-19 में, हम क्यों सक्सेसफुल मान रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी लेवल पे आज भी हमारे भारत में अभी नियंत्रण की स्थिति में। तो ये जनसंख्या घनत्व वितरण, इन सभी के आपके जो आंकड़े रहेंगे डेमोग्राफिक, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। इनसे जुड़े हुए कुछ अच्छे अवधारणात्मक प्रश्न भी आते हैं कि भारत में, उत्तरी भारत में देखेंगे तो अधिक जनसंख्या घनत्व देखने के लिए मिलता है, लेकिन पूर्वोत्तर में कम क्यों है, दक्षिण के कई राज्यों में इसका घनत्व क्यों कम पाया जाता है। ये कुछ इसमें मिसलेनियस आपके कंपैरेटिव क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इसी से जुड़ा हुआ अगला अगर देखेंगे तो आपका साक्षरता की स्थिति भारत में। उसके बाद जो हमारे भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सामाजिक आयाम, ठीक है, जो भारत के एक सामाजिक स्टेटस को भी लेकर के माना जाता है कि सामाजिक स्थिति कैसी है, उसमें आता है आपका मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर। मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, इसमें विशेष रूप से आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को यानी शिशु मृत्यु दर को भी जोड़ा गया है। उसके बाद भारत में अर्बनाइजेशन, चूँकि किसी भी देश में देखेंगे हम कम्युनिटी को दो लेवल पे बांटा जाता है, एक अर्बन हो गया, दूसरा हो गया रूरल हो गया, यानी ग्रामीण और नगरीय। अब भारत में अगर आप देखेंगे सामान्यतः ग्रामीण स्तर से जो आपके नगरीकरण की एक जो स्थिति बनती है, यानी गांव के नगर बनने की जो आपकी स्थिति, जहां संसाधन, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उससे जो प्रवास, माइग्रेशन और नगरीकरण की प्रवृत्ति, इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। हमारे भारत के भूगोल का जो सेकेंड पार्ट हम बना रहे हैं अपने सिलेबस के अनुसार, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, मानव विशेषताएं, जो है भारत के भौतिक भूगोल के अनुसार ये सभी चीज़ें पर्याप्त रूप से भी प्रभावित होंगी। इसका एक कोरिलेशन है जिसको हम अपने टॉपिक को समझते हुए पर्याप्त रूप से देखेंगे। इसमें इस टॉपिक में जो हमें ध्यान देना है, पहला तो हमारा सेंसस जो डाटा रहेगा बहुत परफेक्टली आपको याद होना चाहिए। इस टॉपिक या इस पार्ट के लिए हमारे लिए सेंसस डाटा यह आपको मेमोराइज होना चाहिए। बहुत सारे कंपैरेटिव जो आपके पार्ट होते हैं कि जनसंख्या घनत्व या साक्षरता की स्थिति, या फिर भारत में अगर आप देखेंगे जो लिंगानुपात की स्थिति है, इनको लेकर के कंपैरेटिव स्टडी से लेकर के आपके क्वेश्चन आते हैं। भारत में जितने भी संभ्रांत या समृद्ध जो राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में देखेंगे, वहाँ पर स्त्री और पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात का स्तर इतना कम क्यों है। इतनी समृद्धता होने के बाद भी आखिर वहाँ पर महिलाओं की जो आपकी एक जनसंख्यात्मक अनुपात है वो कम क्यों माना जाता है, इसको देखा जाता है। ठीक, अब ये सेकेंड पार्ट हुआ हमारे सिलेबस का। थर्ड पार्ट हम देखते हैं भारत के एक भौतिक या फिर कहा जाए फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे भारत के लिए आर्थिक रूप से महत्व है। एक प्रकार से ये आर्थिक भूगोल का भी पार्ट माना जाता है, जिसको मैं पार्ट 3 में रखूंगा अपने। और ये है हमारे भारत के नेचुरल रिसोर्सेस, जो हमारे भारत के फिजियोग्राफिक एक कैरेक्टरिस्टिक या रीजन के अनुसार हमें एक समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे पहला रखा गया है, जिसमें पूरे भारत की अगर आप देखा जाए लाइवलीहुड में जो सबसे ज़्यादा जिस कार्य में लगे हुए भारत में लोग हमें दिखते हैं, या पूरे भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था का एक स्पाइन माना जाता था 1947 के बाद, वो है आपका एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि।
कृषि की पद्धति क्या है हमारे भारत में, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे रीजन वाइज अलग अलग आपकी कृषि पद्धतियाँ भी है। शुष्क कृषि हो गई, हॉर्टिकल्चर बेस्ड जो हो गई आपकी, ऐसे आपके बहुत सारे भारत की आपके जलवायु की विशेषताओं के आधार पर राज्यों में अलग अलग जो है आपकी कृषि की पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इसमें भारत में आपकी कृषि से जुड़े हुए जो सामान्य सेंसस इसको हमको देखना ही है। भारत में कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं क्या है, क्या क्या भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट किया गया है इतना बड़ा इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर के लिए, जो रिवॉल्यूशन हुए आपके हरित क्रांति हो गए, कृषि से संबद्ध जुड़े हुए दूसरा जो अन्य क्षेत्र आता है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, उसके लिए जो श्वेत क्रांति का जो आपका किया गया, मत्स्य क्षेत्र के लिए नीली क्रांति। तो ये एक पहला हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट बनता है, वो है कृषि। आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, हमारे एशिया के लिए अगर आप देखेंगे, चाहे हमारे राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े हों या फिर अपने भारत के संदर्भ में, कृषि से जुड़ा हुआ एक ऐसे सामान्य रूप से बनता ही बनता है। तो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आप देखेंगे भारत के भूगोल का कृषि, जिसमें हम अपने भारत में की जाने वाली कृषि, उसकी सामान्य स्थिति, भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास और नवीनतम जो एशिया से जुड़े हुए आयाम रहेंगे उनको देखने का इसमें प्रयास करेंगे। कृषि के बाद फिर जो हमारा अगला पार्ट आता है, कृषि को ही जो बिल्ड करता है वो है हमारे भारत में सिंचाई की व्यवस्था या सिंचाई के साधन। ठीक, तीसरा जो पार्ट इससे जुड़ा हुआ हमारा वो है उद्योग, इंडस्ट्रीज। अभी भारत में कोविड-19 के इफेक्ट में चूँकि सभी आयामों को प्रभावित किया है, कोविड-19 ने कोरोना वायरस के भारत के हर आयाम को, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी स्तर पे आपकी समस्या ने हमारे भारत के पूरे विश्व को प्रभावित किया है। आर्थिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जिस स्तर को लेकर के बात अभी जो की जा रही है भारत में, चूँकि भारत में उद्योग भी अलग अलग बटे हुए, कृषि आधारित उद्योग होते हैं आपके, वन आधारित अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है उद्योगों का, कुछ इन्वेस्टमेंट के आधार पे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सूक्ष्म व लघु उद्योग SME इंडस्ट्री जो है, इसके लिए भारत सरकार ने विशेष रूप से आपके पैकेज जारी किए हैं। तो भारत में उद्योगों की स्थिति, उद्योगों के प्रकार और उद्योगों को लेकर के क्या क्या हमारे भारत के सामने चुनौतियां हैं। अभी चाइना और अमेरिका के आपके वार को लेकर के जो अभी स्थिति बन रही है, भारत के लिए एक सबसे बड़ा होपफुल ये रिसोर्सेज माना जा रहा है कि चाइना की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अब कोविड-19 को लेकर के की गई लापरवाही की, चीन को जो भी लापरवाही की गई है या फिर अब्यूज़ जो लगाया जा रहा है, उसके कारण बहुत सारी कंपनियां अब जो है चीन को छोड़ करके विश्व के अन्य देशों में जाने का प्रयास कर रही है। उसमें सबसे सुगम जो एक पहला देश माना जा रहा है वो भारत है। तो भारत की उद्योग नीति भी आपकी इससे जुड़ जाएगी। देखिए, है तो ये भारत के भूगोल का पार्ट, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको एशिया के संदर्भ में भी यहाँ पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक, उद्योग के बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। आज विश्व के हर देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अनिवार्य जो एक आवश्यकता मानी जा रही है वो है आपकी ऊर्जा। अब ऊर्जा के भी स्रोत अगर आप देखेंगे, चूंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पे ये माना जाता है कि ना तो हम ऊर्जा को बना सकते नहीं समाप्त कर सकते, केवल एक रूप से इसको दूसरे स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड है और इसी के अनुसार इसके दो पार्ट में भी बांटे जाते हैं। एक हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गई जो आपकी नवीनीकृत में भी आती है, और एक होती है ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। भारत में अगर आप देखेंगे या पूरे विश्व में परमाणविक ऊर्जा और आपके नवीनीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों के बारे में सबसे ज़्यादा आपके प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट जो है ना केवल एशिया को टच करता है, बल्कि हमारे इस पेपर 5 के पार्ट 2 में देखेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के भी संभावनाएं बनती है। तो इसमें ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ों को हम देखेंगे। इसके बाद है अगला जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है खनिज। जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना जो हमारे पार्ट 1 में रहेगी, उस भूगर्भिक संरचना के अनुसार हमारे भारत में उस
चूंकि देखिए खनिज जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इस प्राकृतिक संसाधन के लिए एक सबसे अनिवार्य जो फिजियोग्राफिक जो आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो है आपका रॉक सिस्टम। अगर गोंडवाना सेल समूह नहीं है तो आपके कार्बन जैसे एलिमेंट वहां पर नहीं मिलेंगे, कार्बन जैसे एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो आपके कोयला के अलग अलग स्वरूप नहीं मिलेंगे। धारवाड़ सेल समूह जो विभिन्न प्रकार के आपके नॉन मेटेलिक उसमें मिनरल्स में आते हैं, आयरन हो गया आपका, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो खनिजों के समूह केवल धारवाड़ सेल समूह में जाएंगे। उसी प्रकार हिमालय की तलहटी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे जो आपके सेडिमेंट्री रॉक में जो अवसादी सेल में आते हैं वहां पर खनिज तेल पेट्रोलियम संसाधन आपके उपस्थित होते हैं। तो हमारा जो पार्ट 1 है फिजियोग्राफिक रीजन वो डायरेक्ट हमारे प्राकृतिक संसाधनों को क्या करता है आपका प्रभावित करता है। ऊर्जा में भी देखेंगे तो आपकी हाइड्रो एनर्जी यानी कि जो जलीय आपकी जो ऊर्जा होती है जिससे हम अपने बड़े बड़े अपने बांध इन सब के माध्यम से जो हम अपने जल जनित ऊर्जा का जो हम प्राप्त करते हैं, हाइडल जो एनर्जी का एक रिसोर्स माना जाता है। कभी भी बड़े आपके ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र के माध्यम से या फिर उसके बिना ये संभव नहीं हो सकती। भारत के उत्तर भारत में देखेंगे तो हिमालयी क्षेत्र में इस एनर्जी रिसोर्सेज के सबसे ज़्यादा आपके एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो खनिज हो गया आपका, ये पार्ट भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज में हमें इसमें शामिल किया गया है। तो कुछ छोटे टॉपिक छूट गए होंगे उसमें, उसको ज़्यादा अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेजर पार्ट है हमारे भारत के भूगोल का जो हम अपने ऑनलाइन इस लेक्चर के उसमें कंप्लीट करेंगे। अब बात ये आती है, पहले तो हमने अपने सिलेबस को समझा जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट में है। अब मैं थोड़ा इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारे जो नए बच्चे उनके मन में आता है सर हम प्रीलिम्स में तो पढ़े हैं लेकिन मेंस के लेवल में हमें क्या थोड़ा सा अप्रोच अलग रखना होगा, किन किन बिंदुओं को अधिक हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम आने वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी बहुत बेहतर तरीके से बना सके। तो पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए जो आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे। मैं तो आपको यहाँ लेक्चर सभी सब्जेक्ट के डील करके दूंगा, हर लेक्चर के बाद हमारे क्वेश्चन आंसर भी उस टॉपिक पे बेस रहेंगे। पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ों को बहुत खास ख्याल देना। जो 2018 में क्वेश्चन आए हैं उसके संदर्भ में ही मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहूँगा। तो अब हम बात करेंगे अपने भारत के भूगोल सब्जेक्ट के अप्रोच को लेकर के, क्योंकि अप्रोच पता होना बहुत ज़रूरी है। आप मेंस लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस में बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिसको अगर आप पहले से अगर ध्यान दें, सजग रहें तो आपको हर सब्जेक्ट में अगर इस पूरे फॉर्मेट को अगर रणनीति स्ट्रेटजी से अगर आप अपनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। मैं हमेशा अप्रोच पे ही, रणनीति पे, स्ट्रेटजी पे सबसे ज़्यादा अपनी क्लास पे ध्यान देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच या स्ट्रेटजी, पहले तो आपको सिलेबस के अनुसार मैंने जो तीनों पार्ट में बांटा है उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए। ठीक, जनरल इंफॉर्मेशन, जो सामान्यतः प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, मैं इतना उम्मीद करता हूं कि भारत की भौतिक स्थिति को लेकर के आपके पास सामान्य जानकारी जरूर होगी। विश्व ग्लोब में स्थिति क्या है हमारे भारत की, हमारे भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल आपका एक्सपेंशन कितना है, भारत के कितने साउदर्न पॉइंट बनते हैं, भारत के बाउंड्रीज जो है नेचुरल बाउंड्रीज क्या क्या है, ये एक सामान्य जानकारी मैं आपको पहले एक पार्ट के एक भौतिक स्थिति के अनुसार एक जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसमें भारत में पाए जाने वाली मिट्टियाँ कितनी है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है। भारत में वनस्पति, चूंकि जलवायु के आधार पे हमारे भारत में जितने भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर फॉरेस्ट की स्थिति अगर आप देखेंगे तो भारत में जो आपके पाए जाने वाली वनस्पति है वो आपके मानसूनी जलवायु के आधार पे आपके यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यानी जल की मात्रा, जलवायु की स्थिति यानी तापमान की स्थिति के अनुसार यहाँ पर वनस्पति, कृषि में भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए जियोग्राफिकल नेचर को लेकर के। जो भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे पढ़ने के लिए, आप इस जनरल इंफॉर्मेशन को जरूर अपने दिमाग में रखिए।
अगर मिट्टी आती है, भारत में पाए जाने वाली मिट्टी के बारे में 30 शब्द लिखिए, तो आपको उस मिट्टी की विशिष्टता के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में पाए जाने वाली मिट्टी जो है स्पेसिफाइड रूप से आपके वर्ल्ड में दूसरे आपकी मिट्टियों से कैसे अलग है, कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक, दूसरा वाई यानी कि क्यों, एक प्रकार से मैं इसको कारण या रीज़न भी मान सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, जब हम पढ़ेंगे किसी भी जियोग्राफिकल, खास तौर पे जो मैंने आपको पार्ट 1 बताया अपने सिलेबस में, जो फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे पार्ट हैं और इसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा कि क्यों से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न बनते। खास तौर पे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 1 के फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो हैं क्यों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, भले वो सीमित शब्दों के लिए हो सकते हैं अपने। जैसे मैं आपको बताऊं 2018 में क्वेश्चन आया था, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पश्चिम की ओर या प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर, इसको बदल देते हैं, 2 पार्ट के रूप में पूछा गया था ये। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम व कारण बताएं, वाई। ठीक, आप सभी को पता है ड्रेनेज सिस्टम, जब हम पढ़ेंगे इसको ब्रीफली विस्तार से पढ़ेंगे भी। एक शॉर्ट में आपको यहाँ पर, यह हमारा वेस्टर्न वैली पश्चिमी घाट का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार में पर्वत श्रृंखलाओं का एक भाग है। यहाँ से अगर हम देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हमारे राज्य में देखेंगे तो आपकी महानदी अपवाह तंत्र, इनका उद्गम तो होता है आपके पश्चिमी घाट से, लेकिन ये भारत के पश्चिम की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में ही क्यों विसर्जित होती है, इनका प्रवाह का कारण जो है पश्चिम की ओर ही क्यों है, पूर्व की ओर क्यों नहीं है। ये एक जियोग्राफिकल आपके स्टेटस के अनुसार ये एक विशेष स्थिति बनती है। चूंकि पश्चिमी घाट ऊंचा है और भारत में अगर आप देखेंगे ढाल जो है इन नदियों का ऊंचाई से आपके भारत के पूर्व की ओर होने के कारण इनका प्रवाह कहाँ पर जाता है, आपके बंगाल की खाड़ी की ओर में। तो एक जियोग्राफिकल स्टेटस को लेकर के यहाँ पर क्यों चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना रहेगा। एक दूसरा क्वेश्चन 2018 में आया था आपका, शिमला व उदक मंडलम यानी कि ऊटी, दोनों ही अधिक ऊंचाई में स्थित है ये क्षेत्र। शिमला हमारे भारत में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का एक हिल एरिया है शिमला, बहुत सुंदर एरिया माना जाता है भारत में। अगर आप देखेंगे डलहौजी का सबसे पसंदीदा जो हमारा प्रदेश माना गया था हिमाचल प्रदेश का, उसके नाम से एक डलहौजी क्षेत्र भी बनाया गया, ये हिमाचल प्रदेश में आपका शिमला। और दूसरा आपका उदक मंडलम ऊटी, ये तमिलनाडु का एक हिल एरिया है दक्षिण भारत में। चूंकि अभी पारिवारिक कारणों से मैं तमिलनाडु में ही फंसा हुआ था, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल पाया कि मैं ऊटी जा सकूं वहाँ घूमने के लिए, कोरोना वायरस के कारण सभी चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो ये दो जो आपके हिल्स एरिया हैं, दोनों की ऊंचाई आपकी समानांतर समान होती है, लेकिन शिमला जो है आपके समर सीजन में अगर आप देखेंगे अधिक ठंडा और गर्मी में ऊटी की तुलना में अधिक गर्म क्यों रहता है।
एक जलवायु किसका, क्लाइमेट का कारण है। भारत में हिमालय की स्थिति के कारण एक भारत में देखेंगे एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट फीचर्स, यानी कि महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति। इससे रिलेटेड जो है आपको जलवायु को जोड़ करके यहाँ पर रीजन को बताना रहेगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके इंडियन ज्योग्राफी में जो खास तौर पे हमारे पार्ट 1 में है। मैं आपको एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए उनके बारे में बताया हूँ। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन जैसे ड्रेनेज सिस्टम से है, तो भारत में पश्चिम यानी प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने वाली अधिकांश नदियां जो हैं आपकी डेल्टा ही बनाती हैं, एस्चुरी क्यों नहीं बनाती। इससे रिलेटेड एक आ सकता है डेल्टा एस्चुरी, एक स्पेसिफाइड आपके ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ टर्म है जो हम अपने ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे उसको। तो अप्रोच हमारा पहले जो रहेगा, जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तीनों हमारे जो सिलेबस में हमने पार्ट में बांटा है। जियोग्राफिकल नेचर खास तौर पे पार्ट 1 को लेकर के वाई या क्यों से जुड़े हुए जो आपके क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से आपको देखना रहेगा। ठीक, तीसरा जो आपका अप्रोच रहेगा जो इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ते समय हमेशा ख्याल रखना है, देखिए ये एक अप्रोच है, एक रणनीतिक स्थिति रहती है जिसके आधार पे हमें अपने सब्जेक्ट को करना रहता है। थर्ड जो अप्रोच आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है तुलनात्मक या फिर रिलेटिव या संबंधात्मक स्थिति। कंपैरेटिव यानी 2 स्रोतों के बीच में या 2 आदर्शों के बीच में तुलना, संबंधात्मक दोनों चीज के बीच में कोई कोरिलेशन या फिर रिलेशन बनता है कि नहीं। संबंधात्मक से जुड़ा हुआ एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था, भारत में वन और जलवायु के मध्य संबंधों को बताते हुए इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो पाए जाने वाले वन हैं वो जलवायु से प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इसको आप कृषि से भी ले सकते हैं, भारतीय कृषि जो है जलवायु से कैसे आपकी प्रभावित होती है। क्योंकि जलवायु विशिष्टता या फिर डाइवर्सिटी के कारण देखेंगे तो भारत में आपके जो फसल उत्पादन की जो आपकी विविध आपकी दिखती हैं, जैसे मसालों का आपका क्षेत्र हो गया जो आपके दक्षिण भारत में होता है, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए जो आपके पठारी क्षेत्र हो गए, वहाँ पर जलवायु भी बहुत ज़्यादा उन फसलों के लिए क्या करती है आपकी एक कोरिलेट वो करती है। तो यहाँ पर संबंधात्मक चीज़ें पूछी जाएंगी। तुलनात्मक अगर देखा जाए भारत में आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम को ले लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम से कोरिलेट करते हुए बहुत सारी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या हिमालयी अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बीच में आपके क्या तुलनात्मक उसमें कंपैरेटिव वो है। हिमालय से बहने वाली नदियां सदा नीरा रहेंगी, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो रहेंगी आपकी जलवायु पर निर्भर है। ऐसे तुलनात्मक जो तथ्य हैं इनको बहुत अच्छे से हमें देखना रहेगा। ये 3 स्ट्रेटेजिकल या फिर आपके स्टैटिकल आप जब हम स्टडी करेंगे तो इस अप्रोच को आपको इस सब्जेक्ट मैटर में याद रखना। जब भी आप अपने सब्जेक्ट मैटर को पढ़ेंगे, मैं क्लास में इन सब चीज़ों को आपको बताते रहूँगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, जनरल इंफॉर्मेशन हो गया आपका, जियोग्राफिकल जो नेचर से जुड़े हुए उसमें, या फिर आपके सेकेंड पार्ट में ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जो मानव संसाधन है उसकी सामान्य जानकारी हो, हमारी जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है। व्यावसायिक संरचना में देखेंगे तो जो अभी डाटा है वे रिसेंट, वो सब मैं आपको रिसेंट डाटा इसमें बताऊंगा क्या रहेंगे। ठीक, दूसरा जो आपका अप्रोच रहेगा वाई यानी कि क्यों। पहले आपके सिलेबस के पार्ट में जियोग्राफिकल नेचर में सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, फिर रहेगा आपका तुलनात्मक व संबंधात्मक स्थिति को देखना। ये 3 अप्रोच बहुत ज़रूरी है हमारे इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो आज की पहली क्लास में मैं आपसे पहले सिलेबस के संबंध में चर्चा किया। ठीक, हमारे इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को हमने अपने ऑनलाइन क्लास के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भारत का जो एक भौतिक विशेषताओं का जो एक स्वरूप है, भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है, हमारे भौतिक स्थिति विस्तार में क्या एक विशेष है, विश्व ग्लोब में स्थिति क्या है, भारत की जलवायु, मिट्टी, वन से जुड़े हुए टॉपिक हो गए। दूसरा पार्ट हमने बनाया भारत में आपके मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, भारत का इसमें सेंसस डेमोग्राफिकल जो पूरा आपका एक पूरा सेंसस बनाया गया, इसके पार्ट रहेंगे। जनसंख्या, जनघनत्व, वितरण, भारत में माइग्रेशन, मोर्टेलिटी, मृत्यु दर,
व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण, प्रवास, और तीसरा पार्ट है आपका प्राकृतिक संसाधन, जो भारत की आपकी विशेष भौतिक स्थिति कारण हमारे भारत में ही संभव हो पाए। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है आपका कृषि हो गया, फिर आपके उद्योग हो गए, खनिज हो गए, ऊर्जा संसाधन हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में कल जो हम पढ़ेंगे अपने भारत की भौतिक स्थिति विस्तार, पहला हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी उस इंडियन ज्योग्राफी के लिए। आप इसके साथ में एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से करनी है, भारत का मैप बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जियोग्राफिकल फीचर्स अगर आप अपने बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप कोई भी मिनरल्स के भी पार्ट अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से मोहित सर भी आपको मैपिंग से बताए होंगे, तो उस मैपिंग को आप याद रखिएगा, उसको आपको इंडिया में भी यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो मेंस में भी यहाँ टेस्ट सीरीज जब ऑफलाइन रहती थी अपने फाइनल पोस्ट को पाते हैं, तो इन सब का मैं एक एनालिसिस करता रहता हूँ। जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर जो चेक होते हैं ज्योग्राफी के जो पूरे पेपर्स रहते हैं, एक एग्जामिनर के मन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो ज्योग्राफी आपको उस हायर एजुकेशन के अनुसार वहाँ पर नहीं लिखना है। देखिए, हम एक स्टेट सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, और एक सिविल सर्वेंट में जनरलाइजेशन का नेचर होना चाहिए, उसे अर्थव्यवस्था की भी जानकारी होनी चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, अगर आप राज्य में हैं तो राज्य का बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में आपके इंडियन उसमें भी होना चाहिए। पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ जो संविधान का भाग हो गया, हमारा सिलेबस ही ऐसा बनाया जाता है कि हम जनरलाइज हर चीज़ों को जानें। तो आपको जनरलाइजेशन में ज्योग्राफी को लेकर के क्या क्या चीज़ें जो डिमांडेबल है, एग्जामिनर अपने आपके कॉपी को चेक करते समय उसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेगा, इन सब चीज़ों को भी मैं आपको समय समय पे बताऊंगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो आंसर सीट रहेंगे, जो आपके टेस्ट होंगे, उसको मैं पर्सनली बताऊंगा कहाँ पर किन चीज़ों को लेकर के आपको सुधार करना है। फ़ोन में तो अभी काउंसलिंग का भी शुरू किया गया अभी मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन क्लास में इसको बताने का ज़्यादा प्रयास करूँगा।